Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 9, Subject Hindi, Lesson number 5, स्वराज्य की नींव, Part 1। स्वराज्य की नींव जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी, लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जन्म 21 जून 1912, मृत्यु 11 अप्रैल 2009। अपने साहित्य में भारतीय वाग्मिकता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और कविता आदि प्रमुख विधियों में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की है। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु जी जीवन पर्यंत पूर्णकालिक मसीजीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में लीन रहे, जिनका जन्म है 21 जून 1912 और अवसान है 11 अप्रैल 2009। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखी है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी वो उपन्यास है, संघर्ष के बाद वो कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर ये नाटक है, प्रकाश और परछाई 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा वो शरद चंद्र की जीवनी आदि उन्होंने लिखी है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वप्रखर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देश के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्रता लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। तो हमेशा विष्णु प्रभाकर जी ने कैसी रचनाएं की कि भाई वो स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश पे वो उन्हें बहुत प्रेम था और उन्होंने हमेशा समाज सुधार करके उन्होंने जो कार्य किए वो अपने देश के लिए ही किए। उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के पद पर भी काम किया है और वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमारे देश के सुधार का कार्य ही किया है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिसके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण भी
नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एकांकी है स्वराज्य की नींव, उसमें पहले तो क्या है, पत्थर का सबसे बड़ा महत्व है कि पत्थर वो कोई बोलता नहीं है पर फिर भी वो हमारी नींव बना है। और जो झांसी की रानी है, जो अंग्रेजों ने कपटता से उन्होंने वो झांसी उनसे लक्ष्मीबाई से ले ली थी, उसके द्वारा वो झांसी वो पाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई संघर्ष करती है। तो पहले इस कार्य में जो पत्थर है वो नींव बनकर उनको साथ देते हैं और उनकी सार्थकता भी इस देश प्रेम की नव जागरण में की गई है। इस एकांकी के पात्र है लक्ष्मीबाई, मुदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव, सेनानायक, ये हमारे इस एकांकी के पात्र है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। तो यहाँ से हमारा एकांकी स्टार्ट होता है। तो एकांकी यानी कि एक नाटक। तो रंगमंच जो है वहां पे युद्ध भूमि का दृश्य रखा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का भाग वहां पे दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी सखी जूही वो दोनों लाल कलर के कुर्ती पहनकर दोनों वहां पे आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूर से ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास कहती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई है वो जूही से कहती है कि मैं देखती हूँ कि जैसे लगता है कि हमारी मंजिल पास है, तो देखने जाते हैं तो वो बहुत ही दूर चली जाती है। स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य, जैसे वो मेरे पास ही है, पर जब जाती हूँ तो मुझे मार्ग में हिमालय अड़ जाता है और बाद में जब और पास जाती हूँ तो महासागर जैसी डरावनी लहरें जैसे मुझे डरा रही हो ऐसा मुझे महसूस होता है। उनसे झुकती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। कि सारा आकाश कैसा है, धूम घटाओं से छाया हुआ है। तो वो जूही से कहती है कि नाविक जैसे सो गए हैं और क्षितिज यानी जहाँ पे पृथ्वी और आकाश का जैसे मिलन हो रहा हो, वहां पर जैसे लपलपाटी हुई लहरें उठ रही है और आकाश धूम घटाओं से छाया है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। तो उसे यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो जूही को बताती है कि यहाँ पे हम लोग कितना चिंता कर रहे हैं कि झांसी अभी हमारे कब्जे में नहीं है और हमें हमारा स्वराज्य लेना ही है। तो इस बात पर कि कहते हैं कि भाई लगता है, कभी कभी मैं देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरा स्वराज्य बहुत ही पास है, पर जब देखने जाती हूँ तो हिमालय जैसे पहाड़ जैसी मुसीबत और महासागर जैसी डरावनी लहरें मुझे डराती है। नाविक जैसे सो गया है, जैसे क्षितिज पर लपलपाती लहरें उठ रही हो और सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। और जो राव साहब जो है, जो उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, वो वो आराम करने में मस्त है और अपने निजी जिंदगी में वो वहां पे बिजी है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है,
जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। तो वो जूही से बात करती है। आवेश में आते हैं, आवेश में यानी उनको गुस्सा भी बहुत आता है, पर वो क्या करे, वो इसीलिए वो अपने दिल की बात जूही से कहती है। सहसा तीव्र होकर वापस उसे गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। तो जूही उनसे कहती है कि नहीं, आप चिंता मत करो, झांसी हाथ से नहीं निकली है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तो वो अपने मन में ऐसा ठान कर बैठी है लक्ष्मीबाई कि मैं अंग्रेजों को झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने ले तो लिया है, पर मैं अपनी झांसी वापस लेकर ही रहूंगी। वो उन्हें इतना आत्मविश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी झांसी उनको कभी नहीं उनके पास नहीं रहने दूंगी, और मैं अपनी झांसी पाकर ही रहूंगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? तो जूही देखती है कि लक्ष्मीबाई बहुत ही चिंता में है। तो वो जूही उनसे बात करती है कि कौन कहता है कि आप अकेली हो? हम सब है ना आपके साथ, आप निराश मत होइए, हम सब आपके साथ है। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हो, मैं निराश भी नहीं होती हूँ, पर तुम्हें पता है कि उस दिन बाबा गंगादास हमें क्या कहते थे कि भाई हमारे समाज में अभी भी छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच जाति का भी भेद है, लोग विलास प्रिय यानी कि अपने निजी जीवन में व्यस्त है, जन सेवा यानी कि किसी की सेवा करने में उनको दिलचस्पी नहीं है। और ये सब जब तक नहीं होगा, दूर नहीं होगा कि भाई तब तक हमारा स्वराज्य हमें नहीं मिलेगा। केवल हमें सेवा और तपस्या और बलिदान से ही यह सब शक्य है। तो हमें ये जो ऊंच नीच की भेदभाव है, जाति पाति का भेदभाव है, फिर हमें लोगों को अपना समझना है, लोगों को दुख दर्द बांटना है, यह सब जब तक नहीं होगा तब तक हमें झांसी नहीं मिलेगी, तब तक हमें हमारा स्वराज्य नहीं मिलेगा। ऐसी बात वे जूही से करती है। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। तो जूही लक्ष्मीबाई से बात करती है और कहती है कि महारानी, आपने तो सोचा, उस दिन देखा कि भाई हम लोग, उन्हें यह तो कहा था कि भाई हम लोग जीते या हारे वो तो ईश्वर के हाथ में है, कि कहीं भी कोई भी चीज हो, अगर हमें उसमें एक बार हिम्मत तो करनी है, फिर हार जीत तो देखी जाएगी। तो यह कहकर वो उनसे बात करती है कि भाई स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की पहले स्थापना करना, कि स्वराज्य की स्थापना करने के लिए हमें पहले पत्थर बनना होगा, कि हमें खुद को पहले मजबूत बनना होगा, और सफलता और असफलता तो बाद में सोचेंगे। यह कहकर उनसे वे कहती है कि लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, कि हम लोग पहले ठान ले कि हम, हमारी झांसी की नींव है, नींव का पत्थर है, कि जब हम घर बनाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर पूरा मकान नहीं बना जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो। पर पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो अंदर जमीन के अंदर जो पाया है उसे मजबूत बनाना है। उसे मजबूत करने के बाद हम लोग वहां पर नींव डालेंगे, वो नींव मजबूत होगी तो वो पूरी बिल्डिंग भी मजबूत बना सकते हैं। तो वैसे जूही लक्ष्मीबाई से बात करती है।
और कहती है कि पहले हम स्वराज्य की नींव बने और बाद में फिर हम लोग आगे सोचे कि हमें क्या कार्य करना है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्लभ है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो? तो लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि शाबाश जूही, तू तो मेरी कर्नल है, यानी कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त। कर्नल यानी कि पूरी सेना को हैंडल करे वो। तो उसे ऐसे वो शाबाशी देती है और कहती है कि मुझे यही आशा है, पर तुझे पता है कि नींव तुम जैसी नारियां ही बना सकती हो, पर निश्चय ही यह बात तो निश्चय है, पर साथ में चिंता का विषय यह भी है कि हम लोग दुर्बल है। हमारे साथ तात्या जैसे लोग सेनापति रहने होते हुए भी हमारी सेना क्यों दुर्बल है। ये सब चीज तुझे पता है कि अनुशासन नहीं है, कि हम लोगों को एक दूसरे का अनुशासन, यानी कि हम लोग साथ मिलकर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग पीछे है। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, तो कि हम अपनी अय्याशियों में डूबे हुए हैं, हम खाली अपना ही सोचते हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुद्दर वहां प्रवेश करती है। तो जूही और लक्ष्मीबाई जब बात करते हैं तो उसी टाइम पर वहां पे उनकी सहेली दूसरी एक है मुद्दर करके, वो वहां पे प्रवेश करती है।